नमस्कार, क्राइम स्पॉट में आपका स्वागत है। क्राइम स्पॉट के इस एपिसोड में हम एक ऐसे अपहरण की चर्चा करेंगे जिसमें फिरौती के बाद भी आदमी न जिंदा मिला न मुर्दा मिला। जी हाँ, हम बात करेंगे वाराणसी से अपहृत नंदकिशोर रुंगटा के बारे में। नंदकिशोर रुंगटा को स्टील किंग, कोयला किंग कहा जाता था। चंदासी कोयलरी मंडी में उनका ठीक ठाक व्यापार था, नाम था, सामाजिक आदमी थे और साथ ही साथ उस दौर में वह विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष भी थे। सब कुछ व्यवसाय में सही चल रहा था। उनको नहीं पता था कि उन पर मुख्तार अंसारी की नज़र है। जी हाँ, मुख्तार अंसारी जो कि बाहुबली से विधायक बना था, रंगदारी लेने की प्रवृत्ति छुपी हुई थी। इसी प्रवृत्ति ने उसने नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण को मजबूर कर दिया। तारीख थी 21 जनवरी 1997। नंदकिशोर रुंगटा अपने कार्यालय में अपना काम कर रहे थे। तभी कुछ पुलिसकर्मी उनके कार्यालय में दाखिल होते हैं और उनको बताते हैं कि आपसे मिलने विधायक जी आए हुए हैं और गाड़ी में बैठे हैं। नंदकिशोर रुंगटा को पता था कि मुख्तार अंसारी अपराधी है, माफिया है, क्योंकि पूर्व में भी कई बार वो एंट्री चाहता था उनसे, लेकिन उन्होंने कभी कोयले के कारोबार में उसको एंट्री नहीं दी, क्योंकि उनको पता था कि वो जब एंट्री वहाँ पाएगा तो क्या करेगा। लेकिन चूंकि मामला था, पुलिस वाले आए थे और विधायक जी बैठे थे गाड़ी में, तो नंदकिशोर रुंगटा मजबूरन उठ के गए गाड़ी के पास। विधायक जी गाड़ी में बैठे हुए थे। उन्होंने इशारा किया नंदकिशोर रुंगटा को कि आप आइए, बगल में बैठिए। नंदकिशोर रुंगटा बगल में बैठ गए। वो उनकी मनसा भाप नहीं पाए और ये अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई दरवाजे पे आके और इस तरह की घटना को अंजाम देगा। नंदकिशोर रुंगटा अभी गाड़ी में बैठे ही थे कि गाड़ी आगे चल दी। उसके बाद जो पुलिसकर्मी उतर के पहले से ही आसपास खड़े थे, वो एक दूसरी गाड़ी में बैठे और चले गए। 10 से 15 मिनट का समय बीता था कि तभी उनका नौकर, जिसको कि उन्होंने चाय बनाने के लिए बोला था, चाय बना के जैसे ही वो बाहर ले गया, देखा बाहर कोई नहीं है। उसे चिंता हुई। इस बात की खबर उसने तुरंत उनकी पत्नी, भाई और परिवार वालों को दिया। 2 से 3 घंटे तक उन लोगों ने अपने हिसाब से भी खोजा, ऑफिस में पता किया, चंदासी कोयला मंडी में भी जहाँ उनका कार्यालय था वहाँ भी पता किया कि शायद वहाँ चले गए हों। चूँकि ये मोबाइल का उस तरह का दौर नहीं था जिससे कि सूचनाएं तुरंत मिल जाएं। थोड़ा समय लगा और करते करते सारी चीज़ें होते होते शाम हो गई। शाम को 5 बजे नंदकिशोर रुंगटा के जवाहर नगर स्थित आवास पर फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई कि अगर नंदकिशोर रुंगटा को सही सलामत पाना चाहते हो तो 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। जगह और कब कहाँ आना है ये बाद में बता दिया जाएगा। परिवार वाले परेशान हुए, क्योंकि 5 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। 1997 में अगर आज से तुलना करिए तो आप खुद समझ सकते हैं कि 5 करोड़ की क्या कीमत रही होगी। घर वाले परेशान। हालांकि कहीं ना कहीं से चोरी छुपे पुलिस को सूचना दे दी गई थी कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, और पुलिस भी अपने हिसाब से सगरी थी, चूँकि पुलिस पहले अंदाज़ा लगा नहीं पाई कि ये कौन लोग हैं जो अपहरण करके ले गए हैं। क्योंकि नंदकिशोर रुंगटा ने भी जब चाय बनाने के लिए कहा तो ये बताया नहीं कि कौन लोग आए हैं और चाय बनाओ। उनको ये पता था पुलिस वाले ही उठा के ले गए हैं। तो एक ये भी शक था कि कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है, चूँकि इनका व्यापार झारखंड, मुंबई तमाम जगह है, तो शायद कोई मुकदमा दर्ज रहा हो, कोई पूछताछ के लिए आसपास ले गए। तो पुलिस भी 5 बजे के पहले पुलिस भी भ्रम में थी। लेकिन जब अपहरण की सूचना आ गई, रंगदारी मांग लिया गया, तो ये कंफर्म हो गया कि कोई अपराधी है जो इनको उठा के ले गया है, और पुलिस अपना काम फिर बखूबी करती रही। इसी बीच 2 दिन बाद फिर फ़ोन आया एक, आप मुगल सराय स्टेशन पे आ जाइए और वहाँ मेरे लोग मिलेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। कहानी में एक और बहुत ज़रूरी बात है, वो ये है कि मुख्तार ने इस काम के लिए शुरू में अपने 2 गुर्गों को लगाया था। एक अताउर रहमान उर्फ बाबू, दूसरा शहाबुद्दीन। अताउर रहमान उर्फ बाबू उस समय भी 5 लाख का इनामी था और रिश्ते में मुख्तार का साला लगता था।
और इस पैसे की जितनी ज़रूरत मुख्तार को थी उतनी ही ज़रूरत अताउल रहमान उर्फ बाबू को भी थी, क्योंकि उसको एक पाकिस्तान की हीरोइन से प्रेम हो गया था। उसको वो पाकिस्तान सेटल होना चाहता था, तो उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो मुख्तार ने उसको पार्टनर बना लिया अपने इस अपहरण के काम में। और जो फिरौती पहले 3 करोड़ की थी वो अताउल रहमान की प्रेमिका के लिए 2 करोड़ बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई थी। और शहाबुद्दीन ये भी एक अपराधी था, ये भी अताउल रहमान के साथ और मुख्तार के साथ हमेशा रहता था, तो ये भी इस घटना में जुड़ गया। ये लोग पूर्व में भी एक बार प्रयास किए थे कि किसी तरह नंद किशोर रुंगटा को उनके घर से उठा लिया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। फिलहाल घर परिवार के लोगों को जब ये फ़ोन पे बता दिया गया कि आप पैसा लेकर मुगल सराय स्टेशन पे पहुंच जाइए, आगे की बातें वहाँ जो आपसे मिलेंगे वो बताएंगे। परिवार के कुछ लोग, कहा जाता है कि उनके भाई और उनकी पत्नी बैग में पैसे लेकर वहाँ से निकल गई। जैसे ही पहुँची वो मुगल सराय स्टेशन, वहाँ पे 2 आदमी आए और उन्होंने उनको टिकट दिया। वो जनरल डिब्बे की टिकट थी, जनरल बोगी की, जो तुरंत लिया गया था, पहले से कोई रिजर्वेशन नहीं था। और उनसे कहा गया कि एक ट्रेन आ रही है जो पटना की तरफ जाएगी और आप उसमें सवार हो जाएं। ये लोग वो टिकट लिए और उस ट्रेन में सवार हो गए। उस ट्रेन में बैठे तभी थोड़ी देर बाद 2 नए लोग आए उस ट्रेन में जो अंदर ही बैठे थे, और उन्होंने कहा कि आप पटना जंक्शन पे उतर जाइएगा और ये बैग आप इस तरह लेके उतरिएगा कि बैग हमारे लोगों को दिखता रहे कि आपके पास है। हाँ, हालांकि एक और ज़रूरी बात ये है कि इन लोगों ने ये तस्दीक ट्रेन में कर लिया था कि बैग में पैसे हैं या नहीं। इन लोगों ने पैसे को देख लिया था। उसके बाद एक बार पैसे की मांग भी की गई, लेकिन उनके परिवार वालों ने कहा कि पहले हम उनको सही सलामत देख लेंगे तब पैसे देंगे। पटना जंक्शन पे उतरने की बात थी, चूँकि इतनी भीड़ भाड़ होती नहीं थी उस समय, आबादी बहुत कम थी, तो वो पटना जंक्शन उतर गई और जिनको निगरानी करनी थी उनके ऊपर वो वहाँ से निगरानी कर रहे थे। पटना जंक्शन पे उतरते ही 2 नए लोग मिले और एक नज़दीक के होटल का उनको एड्रेस दिया कि आप चलिए और उस होटल में रात रुकिए। होटल का पता उनको दे दिया गया। वो होटल में पहुंच गए, बैग भी सुरक्षित है, अभी तक होटल में रुके हैं। किसी को नींद तो आनी नहीं है जिसके घर का सदस्य अपहरणकर्ताओं के पास हो और वो भी न कोई बात हो पा रही हो उससे, न उसका कोई हालचाल मिल पा रहा हो, तो ये चिंता का विषय ज़रूर है। नंद किशोर रुंगटा के परिवार वाले रात भर जग के किसी तरह अपनी रात काटी। सुबह रिसेप्शन पे एक कॉल आया और कहा गया कि कॉल उस कमरे में कनेक्ट किया जाए। चूँकि फ़ोन का पहले क्या सिस्टम था कि अपराधी डायरेक्ट फ़ोन नहीं करते थे, वो यहाँ से काठमांडू, नेपाल में किसी जगह पे फ़ोन करते थे, फिर वहाँ से लाइन पे लिया जाता था। क्योंकि पुलिस ने भी बाद में बहुत सारी चीज़ों को खंगाला, लेकिन उनको सब नेपाल का नंबर, नेपाल के अलग अलग पीसीओ के नंबर मिले, तो इससे लगा कि ये डायरेक्ट फ़ोन ना आके वहाँ से फिर लाइन पे कनेक्ट किया जाता था। ये सारी चीज़ें हुई। रिसेप्शन पे कॉल आई। रिसेप्शन पे कॉल करने वाले ने बताया कि अब आप पैसे का बैग लेके बाहर निकलो और जैसा जैसा कहा जाए वैसा करो। तो चूंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो उन्होंने फिर पूछा कि कैसे हमको पता चलेगा कहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, बस आप होटल के बाहर निकलिए। तो इससे ये भी जाहिर होता है कि जो अपहरण में शामिल लोग थे उनकी बहुत लंबी लिस्ट थी, बहुत सारे लोग चेन से जुड़े हुए थे। जैसे ही वो होटल से बाहर निकले, एक रिक्शा किए, रिक्शा वहीं खड़ा था, रिक्शे पे बैठे और फिर उनको एक आदमी ने आके बताया कि आगे एक पुल है, उस पुल पे आप चलिए। चितकोहरा पुल उस जगह को कहते हैं। चितकोहरा पुल के आसपास बहुत सुनसान जगह रहता है। अच्छा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो जो रिक्शे वाला था वो अपहरणकर्ताओं का गुर्गा न रहा हो, क्योंकि इस तरह में कोई ऐसा रिस्क अपहरण करने वाला भी नहीं लेगा कि आप अननोन रिक्शे पे बैठ के जाइए। तो वो सारी उनकी सेटिंग थी, शुरू से ही सेटिंग लग रही थी कि स्टेशन पे कोई मिला, फिर ट्रेन में पैसे कंफर्म हुए, फिर होटल बुक हो गया, रिसेप्शन पे कॉल आ गई, फिर रिक्शे बैठे। तो फिलहाल इन लोगों ने सारी चीज़ों की परवाह नहीं की और पैसा लेकर रिक्शे पे बैठ गए। और जैसे ही चितकोहरा पुल के पास पहुँचे तो 2 नए लोग मिले। उन लोगों ने कहा कि आप हमें पैसे दे दो। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम ऐसे कैसे पैसे देंगे, हम पहले उनको देखेंगे। तो उन्होंने कहा पैसे हमें यहाँ दे दो और आगे से जाओ, लगभग आधा किलोमीटर की कोई दूरी
बताई और मोड़ पे एक पेड़ है और वहीं पे वो खड़े हैं। परिवार वालों ने पैसा दिया और खुश हो गए कि बस आधे किलोमीटर चलना है, चलो ठीक है देख लेते हैं। और वो लोग आधा किलोमीटर आगे पहुँचे। पेड़ के पास नंद किशोर रुंगटा तो नहीं थे, लेकिन 2 अपहरणकर्ता खड़े थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए और वो आपके घर पे सही सलामत शाम को मिल जाएंगे। तो परिवार वालों को भी बहुत उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इनकी बातें सब सही साबित नहीं हो रही थी, लोग संदिग्ध लग रहे थे। तो परिवार वालों ने तुरंत इसकी सूचना बनारस पुलिस अधिकारियों को दी, पटना पुलिस अधिकारियों को दी गई। सारा पुलिस प्रशासन तंत्र खोजने में लगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। फिर परिवार वाले भी घर आ गए। घर आए, काफ़ी खोजा गया, कहीं कुछ नहीं पता चला। फिर एक कॉल आई कि 3 करोड़ रुपए दे दीजिए और आप नंद किशोर रुंगटा को ले जाइए। हालांकि ये कॉल भी फेक कॉल थी, क्योंकि जो 2 करोड़ रुपए पहले फिरौती दी जा चुकी थी, 5 करोड़ रुपए चूँकि ले जाना कठिन था, तो इन लोगों ने अपना बातचीत करके ही कि 2 करोड़ पहले दे देंगे और उनके आने पे 3 करोड़ दे देंगे। तो 3 करोड़ के लिए फिर कॉल आई और कहा जाता है कि ये कॉल नेपाल से कनेक्ट करके मुख्तार के साले बाबू ने की थी, क्योंकि बाबू को अपनी रकम अभी नहीं मिली थी। ये जो 2 करोड़ रुपए इन लोगों से लिया गया था वो शायद कहीं से मुख्तार के थ्रू मुख्तार के पास पहुंच गई थी। अच्छा, इस घटना के लगभग 15 दिन बाद ही पुलिस ने ये ट्रेस कर लिया था कि घटना में मुख्तार अंसारी शामिल है। यहाँ के जो तात्कालिक डीआईजी थे, उन्होंने भी अपने सर्विलांस की, जो उस समय सर्विलांस का इतना स्कोप तो था नहीं, फिर भी जो वॉइस वगैरह रिकॉर्ड वो कर पाए थे, उससे वो कंफर्म थे कि ये मुख्तार की आवाज़ है। और मुख्तार के पास वो पहुँचने ही वाले थे कि उनका ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि 2 महीने बाद ही बसपा की सरकार आ गई थी और मुख्तार पे बसपा सरकार में विशेष कृपा थी। तमाम आईजी डीआईजी वहाँ पे दरबार लगाते थे, मुख्तार की सुनी जाती थी। और अंततः यही हुआ कि मुख्तार ने अपने हिसाब से फिर अपने अधिकारियों को यहाँ पोस्ट कराया, तमाम विवेचना अपने हिसाब से कराई। उसमें हालांकि मुख्तार इन्वॉल्व ज़रूर थे लेकिन कुछ दिन बाद ही मुख्तार को एक तरह से प्रशासन ने क्लीन चिट दे दिया। जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्लीन चिट ही मान लेते हैं। इसी बीच काफ़ी समय बीतता गया। जांच पड़ताल में कुछ अधिकारी जो ज़िले के बाहर थे वो भी लगे हुए थे और उनको जानकारी मिली कि नंद किशोर रुंगटा की हत्या करके और लाश को प्रयागराज क्षेत्र में कहीं फेंक दिया गया है। वो उनकी सूत्रों से जानकारी थी, क्योंकि नंद किशोर रुंगटा की कहीं कोई डेड बॉडी नहीं मिली किसी को। पुलिस ने बहुत छानबीन की, प्रयागराज गंगा के तट पे 20 किलोमीटर तक लेफ़्ट राइट सब जगह कर डाला, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। सूत्र बताते हैं कि नंद किशोर रुंगटा 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी दे देते तो भी उनकी हत्या होती, क्योंकि मुख्तार अंसारी उनसे अदावत रखता था। एक बार मुख्तार अंसारी ने उनसे रंगदारी की मांग की थी, जिसपे नंद किशोर रुंगटा ने उनको काफ़ी भला बुरा कहा, जरा सा भी लिफ्ट नहीं दिया। ये बात कहीं ना कहीं से मुख्तार अंसारी को खटकी थी। तो अपहरण तो करना था, फिरौती लेनी ही थी, लेकिन हत्या ये पहले से ही कन्फर्म था। और जानबूझ के इसमें अताउर रहमान उर्फ बाबू को लगाया गया था, क्योंकि वो 5 लाख का इनामी था। हत्या उसके दाएं बाएं हाथ का खेल था, उसको उसके बाद सेटल होना था। ये वही अताउर रहमान है जिसका प्रयोग मुख्तार अंसारी ने बाद में कृष्णानंद राय की हत्या में किया। ये अताउल रहमान ही है जिसने मुन्ना बजरंगी और सभी अपराधियों शूटरों की टीम बनाई और पूरा एक मैप बनाया कि कैसे कैसे कृष्णानंद राय की हत्या करनी है। ये आखिरी कांड था, क्योंकि अताउल रहमान इसके बाद नेपाल जाके बस गया और पाकिस्तान हीरोइन जो पाकिस्तान की थी जिससे इसको प्रेम था उससे शादी भी कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड में ये भारत कभी आया नहीं, न किसी से मिला जुला, और ये जिंदा है या नहीं है ये भी नहीं पता है। तो फिलहाल नंद किशोर रुंगटा अपहरण से संबंधित ये एक कहानी थी जो मानवता को झकझोरती है। नंद किशोर रुंगटा का अपहरण कर लिया गया, फिरौती ले ली गई, लेकिन वो जिंदा हैं या मृत हैं ये आज तक किसी को नहीं पता। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है और कहानियों को सुनने के लिए
हमारे चैनल क्राइम स्पॉट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रोज़ नई नई अनसुलझी कहानियाँ सुनने को मिले। नमस्कार, धन्यवाद।